शुभ संध्या मित्रों, मैं अंशुमन कुमार हिंदी साहित्य ऑनलाइन संसार में एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा कर रहे थे और उनके जीवन के बारे में, घटित घटनाओं के बारे में, अर्थात उनके रचनाओं के बारे में, इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग कल अध्ययन कर रहे थे। तो कल जहाँ से हम लोग क्लास रुके थे, आज फिर वहीं से पुनः प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम क्लास को वहीं से फिर पुनः प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। जो भी त्रुटियां हों उसको कमेंट के माध्यम से आप उनको सूचित करिए। जो भी कमियां रहेंगी उसको सुधार किया जाएगा। तो आइए चलते, ज़्यादा देर न करते हम क्लास की तरफ चलते हैं और कल से जहाँ क्लास रुका गया था फिर वहीं से हम जो है कि क्लास को पुनः प्रारंभ करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि भारतेंदु रसा उपनाम, क्योंकि आधुनिक युग में कुछ कविताएं ब्रज भाषा में, इसके बाद उर्दू में भी लिखाया जा करती थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसा उपनाम का प्रयोग किया और बद्रीनारायण प्रेमघन ने जो है कि अब्र नाम से रचना किया और जगन्नाथ रत्नाकर ने जो है जकी नाम से रचना करते थे। यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे। इसी के आगे हम लोग जो है कि अध्ययन करते थे, क्योंकि इनकी पीढ़ी को आगे पढ़ाने का काम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और जगन्नाथ रत्नाकर ने इनकी पीढ़ी को जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो चलिए, आज हम फिर वहीं से क्लास को शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। आगे लिखिए, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। क्या था? हरिश्चंद्र था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु इन्हें क्या मिली थी? भारतेंदु की उपाधि इनको मिली थी सन 1880 में। कितने में? सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई। कब? 1880 में इनको क्या हुई? भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई। पहले इनका नाम, मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र। केवल और केवल इनका नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। अर्थात इन्हें भारत का चंद्र कहा जाता है। चंद्र कहा जाता है।
इसीलिए इनको भारतेंदु यानी कि इन्हें भारत का चंद्र कहा जाता है। किनको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को इन्हें भारत का चंद्र कहा जाता है। आगे लिखिए। दस वर्ष की अवस्था होते हुए 10 वर्ष की अवस्था में 10 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता का देहांत हो गया। यानी 10 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता का क्या होगा? देहांत हो गया था। ये बेचारे असहाय हो गए। 10 वर्ष की अवस्था में अगर जिस बच्चे का कोई बच्चा अकेला हो जाए, उसके माता पिता की छत्र छाया उसके ऊपर से हट जाए, तो सोचिए उसके जीवन पर क्या गुजरेगी। लेकिन बाहरे बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन सब सारी यातनाओं के झेलते हुए बहुत बड़ा योगदान दिया अपने हिंदी साहित्य को। और बहुत अल्प आयु में, यानी जब तक थे तब तक हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। और 35 साल की अल्पायु में आपने इस संसार को, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जब तक थे तब तक पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ से हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। और शायद दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र मतलब जो हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने कर दिखाया वो अद्वितीय है। उनके जैसा शायद फिर दोबारा कोई पैदा नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। यानी कि 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत, इनके माता और पिता का देहांत हो गया और ये माता पिता के सुखों से वंचित रह गए। और ये माता व पिता के सुखों से वंचित रह गए। क्या है? वंचित रह गए। अब 10 साल की अवस्था में जिनके माँ बाप का देहांत हो जाएगा वो तो बच्चा कुछ कर नहीं। आजकल के बच्चे हैं 20-20 साल के कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बेचारे 10 साल के रहेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत कहते हैं जिसको परमात्मा दुख देता है उसको सहने की क्षमता देता है। लेकिन किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को काटा होगा, किस प्रकार से इस दुख की घड़ी में उन्होंने सहते हुए लेकिन साहित्य की सेवा करते रहे। और लगभग 20 वर्ष आते आते उनको क्या हुआ? उनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिया गया। और वही 20 वर्ष की अवस्था में जब ऑनरेरी मजिस्ट्रेट उनको बनाया गया, लेकिन उसी समय उन्होंने स्त्रियों के जो विशेष स्त्रियों पर यातनाएं होती थी तो स्त्रियों के जीवन पर भी उन्होंने उनकी समस्याओं पर भी कार्य किया था। तो आइए देखते हैं। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में लिखा था। क्या लिखा था? इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में लिखा था। क्या लिखा था? लय बेवढ़ा ठाड़े हुए। क्या? लय बेवढ़ा ठाड़े भय। लेव बेवढ़ा ठाड़े भय लेव बेवढ़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान। क्या? श्री अनिरुद्ध सुजान।
ले बेवड़ा ठाड़े हुए श्री अनिरुद्ध सुजान और बाणासुर की सेन को, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में इस लेख को लिखा था, इस दोहे को लिखा था इन्होंने केवल 5 वर्ष की अवस्था में। 5 वर्ष के लड़के आज तक सीधे अपना नाम ही नहीं लिख पाते, लेकिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 5 वर्ष की अवस्था में जो है कि ये लिखा था। धन की अधिकता व्यय के कारण, आगे लिखिए, जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो स्वाभाविक बात है, जब भाई कोई कमाने वाला नहीं है तो समस्याएं आएगी, और समस्या है कि 10 साल का बच्चा क्या कर सकता है, लेकिन किसी तरीके से इनसे उनसे लेकर के जो है कि अपना जीवन यापन करने लगे। तो क्या हुआ, धन के अधिक व्यय होने के कारण, क्या अधिक व्यय होने के कारण ये क्या हो गए, डिप्रेशन में आकर के रोग ग्रसित हो गए। ये रोग ग्रसित हो गए और अल्पायु में इनकी क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि ज्यादा कर्ज होने के कारण इनके सर पे काफी ज्यादा कर्ज हो गया, आदमी डिप्रेशन में चला गया सोचते सोचते। और जब आदमी स्वाभाविक है सोचेगा, उसको दिमागी उलझन होगी तो तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी, इसलिए वो क्या हो गए, रोग ग्रसित होकर के और अल्प आयु में ही अपने जीवन लीला को क्या किए, समाप्त कर देने की उनका देहांत हो गया। 2000 यानी कि 35 साल के अल्पायु में उन्होंने क्या किया, इस दुनिया को, इस संसार को अलविदा कह गए बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। आगे लिखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कविवचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुई, शायद जानते लेकिन लिख लीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका 1800 पत्रिका कवि वचन सुधा, कौन, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में मासिक रूप में प्रकाशित होती थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका कविवचन सुधा 1868 में मासिक रूप में प्रकाशित होती थी। और यही पत्रिका 1877 ईस्वी में, 1877
ईस्वी में साप्ताहिक प्रकाशित होने लगी। साप्ताहिक प्रकाशित होने लगी और यही पत्रिका कवि वचन सुधा 1868 में मासिक प्रकाशित होती थी और 1877 में साप्ताहिक प्रकाशित होने लगी। और साथ ही सॉरी पाक्षिक पाक्षिक प्रकाशित होने लगी तथा 1881 में 1881 ईस्वी में यही पत्रिका साप्ताहिक प्रकाशित होने लगी। साप्ताहिक प्रकाशित होने लगी। कौन? कवि वचन सुधा। यानी कि 1868 में मासिक प्रकाशित होती थी, 1870 में पाक्षिक प्रकाशित होती थी और 1881 ईस्वी में क्या साप्ताहिक प्रकाशित हुई। यही एक ऐसी पत्रिका है, यही एक ऐसी पत्रिका थी जिसको तीनों रूपों में प्रकाशित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या हुआ? सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी इनकी यही पत्रिका है जो तीनों रूप में, यानी साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक तीनों रूपों में प्रकाशित होने का इसको क्या हुआ? सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है। आगे लिखिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बहुमुखी प्रतिभा को, उनकी जो प्रतिभाएं थे, जैसे वो गद्य पद्य की रचना कर रहे थे, साहित्य के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, जो काम कर रहे थे, निरंतर समाज के लिए काम कर रहे थे, उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्या कहा कि भारतेंद्र अपनी सर्वतोन्मुखी अपनी
सर्वतोन्मुखी बल से सर्वतोन्मुखी बल से एक और तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में, भारतेंद्र अपनी सर्वतोन्मुखी बल से एक और पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं। और क्या दिखाई? तो दूसरी तरफ दंशदेव के और दूसरी तरफ दंश देश के माइकल मधुसूदन तथा शरतचंद्र की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंद्र अपनी सर्वतोन्मुखी बल से एक और पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं और दूसरी तरफ दंश देश के माइकल सूदन तथा शरतचंद्र की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कौन कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और उसी प्राचीन और नवीन का नवीन सुंदरता का सामंजस्य नवीनता का सुंदरता का सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है। एक कंटेंट कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में। क्या कहा था कि भारतेंद्र अपनी सर्वतोन्मुखी बल से एक और पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं और दूसरी तरफ दंश देश के माइकल सूदन तथा शरतचंद्र की श्रेणी में आते हैं और उसी प्राचीन और नवीन सुंदरता का सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा इसके बारे में, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। एक एक टॉपिक आराम से पढ़ते रहिए। अभी परीक्षा नहीं, आराम से जो धीरे धीरे समझते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। भारतेंद्र को 20 वर्ष
कि आई में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया। आज इसको मजिस्ट्रेट बना दिया गया है तो पहले ही सोच लें कम से कम 15 लाख तिलक एक 4 व्हीलर गाड़ी। वो पहले शादी के चक्कर में पूरा जितना पढ़ाई खर्च जितना अपना ज्ञान है उसका सबका सौदा कर देते हैं। लेकिन बाबू हरिश्चंद्र को 20 वर्ष की अवस्था में उनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया और इसी वर्ष उन्होंने क्या किया, स्त्रियों के जीवन की समस्या थी उस पर भी इन्होंने कार्य करना शुरू किया 20 वर्ष की अवस्था में। और इसी समय स्त्रियों के विकास हेतु कार्य किया और इसी वर्ष स्त्रियों के विकास हेतु कार्य किया। यानी भारतेंद्र को 20 वर्ष की अवस्था में उनको क्या किया, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया और इसी वर्ष वो स्त्रियों के विकास हेतु कार्य भी किए। उनकी समस्याओं और उनके आगे बढ़ने के में जो उनका सहयोग हो सकता था, जो नियम कायदा कानून बना था, उस पर इन्होंने उसी वर्ष काम करना शुरू किया। और भारतेंद्र की दूसरी पत्रिका भारतेंदु की दूसरी पत्रिका 1873 ईस्वी में, कब 1873 ईस्वी में, सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित हुई। इन्होंने क्या हुआ, भारतेंद्र की दूसरी पत्रिका सन 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित हुई। इन्होंने प्रकाशित करवाया 1873 में। अच्छा, हरिश्चंद्र चंद्रिका पहले हरिश्चंद्रिका कौन थी? चंद्रिका भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेमिका थी, उसको बहुत प्रेम करते थे। और आदमी कहते हैं कि जब जिसके अंदर प्रेम जागृत होता है तभी साहित्य का उद्भव और विकास होता है, तभी वो आदमी। और सही साहित्यकार वही हो सकता है, सही कवि वही हो सकता है कि जो किसी की यानी कोई कविता या भाव पढ़ करके या कोई गीत को या किसी कविता को एकदम हूबहू उसके अंदर उतार दे, उस भाव को आदमी यानी कि ऐसा कहो ऐसा सुनाओ कि भाव विभोर हो जाए, जैसे उसको महसूस हो कि नहीं हम जैसे एक अलग प्रकार की जो है प्रतिमा उसके जो है कि दिल दिमाग पे जो बनने लगे, समझ जाए कि नहीं वही अच्छा साहित्यकार का जो है कि साहित्यकार है, चाहे साहित्यकार का स्टूडेंट है। ये नहीं कि आप गाते जाइए कहते जाइए, न आप कोई सुर है न लय है तार है, बस सीधे आप कहते जाइए, आप पता नहीं आप वीर रस कह रहे हैं कि वियोग रस कर रहे हैं, श्रृंगार रस कह, कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए कविता साहित्य पढ़ने का या साहित्यकार वही होता है जो आपके अंदर एकदम हूबहू वही एकदम उतार दे। जैसे कोई अभिनय किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए कोई खलनायक है, खलनायकी कर रहा है, जैसे अमरीश पुरी को लोग उसके खलनायकी की वजह से लोग घृणा करने लगे थे, ऐसा अभिनय करता था। मतलब अभिनय में वैसा भाव विभोर हो जाता था
कि आदमी उसके खनाइकी से जो है कि जब उसकी सीन आती सभी लोग औरतें गाली देने लगती कि देखो आ गया जो है कि, तो वो ऐसा अभिनय करता था, चाहे वो नायक हो चाहे नायिका हो चाहे विलन हो, इस हिसाब से वो अपने अभिनय में अपने करेक्टर में इस प्रकार से घुल जाते थे कि आदमी की एकदम दिलो दिमाग में एकदम वही हो जाए, कोई सीन की यही सेम चीज़ है। उसी प्रकार से साहित्य भी है, ऐसा चीज ऐसा कोई, चाहे वो नाटक हो चाहे कविता हो, इस प्रकार से पढ़ो, इस प्रकार से समझाओ, कहो कि इंसान के दिलो दिमाग में एकदम छवि बन के रह जाए और एकदम साफ साफ उसको जैसे दिव्य दृष्टि से देख रहा है। कोई घटना हम आपको बता रहे हैं कि हम प्रयागराज में हैं, प्रयागराज का हम वर्णन कर रहे हैं, चंद्रशेखर पार्क का, प्रयाग स्टेशन का, तो सिविल लाइन का, सलोरी का या संगम का, तो ऐसा वर्णन हम करें कि ताकि दूसरा व्यक्ति जैसे उसको लगा कि शायद वो देख रहा है। तो चलिए, ये तो बात की बात हुई, आगे देखते हैं। तो भारतीय दैनिक दूसरी पत्रिका 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन इसका नाम था, पहले लिख लीजिए हरिश्चंद्र, पहले इसको हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित किया करते हैं। मैगजीन, क्या मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई। इसी पत्रिका को आगे चल के हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। तो नोट कीजिए, ठीक है, लिखे। यह पत्रिका ब्रज भाषा की, क्या ब्रज भाषा की समर्थक थी, क्या थी, समर्थक थी। यह पत्रिका ब्रज भाषा की समर्थक थी। कौन? 1873 में प्रकाशित हुई थी हरिश्चंद्र मैगजीन, और यह पत्रिका ब्रज भाषा की समर्थक थी। और बनारस की सीमा के अंदर घटित घटनाओं को उजागर करती हुई, यानी कि हरिश्चंद्र मैगजीन जो थी ये 1873 में प्रकाशित हुई, और यह पत्रिका ब्रज भाषा, किसकी? ब्रज भाषा की समर्थक थी, और बनारस के सीमा के अंदर घटित घटनाओं को उजागर कर दी थी। यानी कि बनारस के आसपास जो भी घटनाएं होती थी वो इस पत्रिका में क्या होता था, उसका प्रकाशन होता है या छापा जाता था। आगे लिखिए। यह पत्रिका आठ माह या 8 अंक में, यह पत्रिका 8 माह या 8 अंक में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई। चला है, यह पत्रिका 8 माह या 8 अंक में
बदल हरिश्चंद्र मैगजीन से बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दी गई। यानी पत्रिका 8 माह या 8 अंक में हरिश्चंद्र मैगजीन से बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दी गई या प्रकाशित लिख दी। हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी, नाम से प्रकाशित होने लगी। अब ठीक रहेगा। यानी कि यह पत्रिका 8 माह या 8 अंक में हरिश्चंद्र मैगजीन से बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। यही हरिश्चंद्र मैगजीन था और यही चंद्रिका क्या थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेमिका थी। अपने प्रेमिका के नाम पर इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल करके जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिए। चलिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने स्त्रियों उपयोगी एक पत्रिका भी निकाली। यानी स्त्रियों के लिए उपयोगी एक पत्रिका निकाली। उसका क्या नाम था, बाला बोधिनी। यानी भारतीय ने स्त्रियों उपयोगी एक पत्रिका निकाली जो जिसका प्रकाशन कब हुआ, 1874 में बाला बोधिनी नाम से प्रकाशित हुई। कौन से नाम से, जो कि 1874 ईस्वी में बाला बोधिनी नाम से प्रकाशित हुआ। नाम से प्रकाशित हुई। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने स्त्रियों उपयोगी एक पत्रिका निकाली जो कि 1874 में बाला बोधिनी नाम से प्रकाशित हुई। आइए देखिए, इस पत्रिका में स्त्रियों की समस्या के साथ कुछ घरेलू टिप्स भी होते थे। यानी बाला बोधिनी नामक पत्रिका में स्त्रियों की समस्या को उन्होंने छापा था, उनकी समस्याओं के बारे में लिखा था और उसके साथ साथ कुछ घरेलू टिप्स भी वो लिखते थे, जो कि 1874 में नहीं, कवि वचन सुधा के बाद बाला बोधिनी उन्हें प्रकाशित किया 1874 में। चलिए ठीक, आगे देखिए।
और इन्होंने एक समाज की भी स्थापना की थी। आप लोग पढ़े होंगे लेकिन लिख लीजिए। वैष्णव भक्त के प्रचार के लिए, इसके वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। वैष्णव भक्त के प्रचार के लिए इन्होंने क्या किया? तदीय समाज की स्थापना की। कब की समाज की स्थापना? यहाँ सन भी लिख ले लीजिए, 1873 में। 1873 ईस्वी में की। इन्हीं वैष्णव भक्त के प्रचार के उन्होंने तदीय समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में की। चलिए और क्या किए? भारतेंदु ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की और इसी वर्ष भारतेंदु ने पेनी रीडिंग की स्थापना 1873 ईस्वी में की। यानी भारत ने पेनी रीडिंग की भी स्थापना 1800 पेनी रीडिंग क्लब। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना 1873 ईस्वी में की। भारत में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना सन 1873 ईस्वी में की। भारतेंदु जी क्या कहते? पहले वो ब्रज भाषा के समर्थक थे। क्या थे? ब्रज भाषा के समर्थक थे। वो कविताएं आज जो है ब्रज भाषा में लिखा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या किए? खड़ी बोली की तरफ जो है उन्मुख होने लगे। तो लिखिए, भारतेंदु अपने जीवन के उत्तरावस्था में, मतलब पहले भारतेंदु अपने जीवन के उत्तरावस्था में ब्रज भाषा के समर्थक थे। क्या थे? भारतेंदु अपने जीवन के उत्तरावस्था में ब्रज भाषा के क्या थे? समर्थक थे। परंतु बाद में द्विभाषी कहलाने लगे। लेकिन बाद में क्या हुए? लेकिन बाद में द्विभाषी पद्धति में कहलाने लगे, क्योंकि बाद में उन्होंने खड़ी बोली को भी महत्व देने लगे और बहुत सारी रचनाएं जो है, आलोचना रचनाएं और नाटक, ये सब खड़ी बोली में भी लिखने लगे। तो इसलिए उन्होंने द्विभाषी पद्धति में भी उनको लोग कहने लगे, या द्विभाषी पद्धति की हो गए।
प्रातः भारतेंदु ब्रज भाषा में काव्य तो खड़ी बोली में गद्य लिखने के पक्षधर थे। भारतेंद्र जी ब्रज भाषा में काव्य तो खड़ी बोली में गद्य लिखने के क्या थे? पक्षधर थे। भारतेंद्र अपने जीवन में कई रचनाएं लिखी। भारतेंदु अपने जीवन में कई रचनाएं लिखे। और पद्य और काव्य मिलाकर के कुल 70 रचनाएं की। मतलब काव्य पद्य या काव्य मिलाकर कुल कितने 70 रचनाएं हैं। पद्य या काव्य मिलाकर कुल 70 रचनाएं की। मित्रों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल हम उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी, और रचनाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज हम लेते हैं विदाई यहीं से। आज की क्लास को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। कोई त्रुटि हो तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।